बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आपका वीकेंड खुशगवार गुजरा होगा। मैं आपको अपने वीकेंड के बारे में बताऊँगी लेकिन थोड़ी देर के बाद। बट आज जिस टॉपिक पे बात करनी है, जो मुझे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक लगा। हम इतने अरसे से व्यूअर्स रिश्तों की बात करते हैं, हम बात करते हैं माँ बाप के रिश्ते की, औलाद के साथ माँ बाप की रिलेशनशिप, बच्चों की माँ बाप के साथ डायनामिक, देन मियाँ बीवी का रिश्ता, रिलेटिव्स के साथ किस तरह से हमें पेश आना चाहिए, ये सब बातें हम करते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन आज स्पेसिफ़िकली मैं बात करना चाहूँगी उस रिश्ते की जो रिश्ता खून का तो नहीं होता, या वो रिश्ते जो खून के नहीं होते लेकिन बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। मैं बात करना चाहूँगी मुंह बोले रिश्तों की। देखिए, फ्रेंड्स को ले लें। अक्सर मैं आपको ये कहती हूँ कि फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट वी चूज़, यानी कि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे दोस्त जिनको हम अपनी फैमिली बना लेते हैं। खून के उनके साथ कोई इस तरह का कनेक्शन नहीं होता, कोई रिश्तेदारी नहीं होती। सो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो मुंह बोले होते हैं और कभी कभी खून के रिश्तों से ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हैं और एक तरह से हमारी ज़िंदगी में अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत बना लेते हैं। तो आज मैं कुछ 2-4 लोगों की बात करूंगी आपसे जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत लाड दिया, बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड दी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अपनी आमना चाची की। अब कहने को तो मैं उनको चाची बुलाती थी, लेकिन एक्चुअली वो मेरी चाची नहीं थी खून या ताल्लुक़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके हस्बैंड अंजुम रफ़ीक, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मेरे बाप की जगह है अंजुम चाचू, उनकी मिसेज़ और वो मेरे अब्बा और मेरे अम्मा के बेस्ट फ्रेंड्स थे। और अंजुम चाचू और डैडा तो बिल्कुल ऐसे थे, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और अब्बा के एक और बेस्ट फ्रेंड थे इसरार चाचू। अब आपको पता है कि मेरे फादर की डेथ को बहुत अरसा हो गया, क्योंकि मैं 21 साल की थी जब डैडा की डेथ हुई। बहुत यंग डेथ थी उनकी और सडन डेथ थी। तो उस स्टेज पे एक्चुअली व्यूअर्स ऐसा लगा कि सर से छत उठ गई है। 21 साल क्या उम्र होती है। मैं यहाँ से कनाडा में यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गई, उसी साल मेरी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन हुई और उस साल अक्टूबर की 12 तारीख को मेरे अब्बा की डेथ हो गई। अब व्यूअर्स, उस वक्त ऐसे लगता था कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, फादर फिगर ज़िंदगी में कौन होगा। तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि अंजुम चाचू और आमना चाची ने जिस मोहब्बत और जिस खुलूस के साथ मेरा ख्याल रखा, और आज भी अंजुम चाचू रखते हैं। अलबत्ता आमना चाची हमें छोड़ के चली गई। कोई 12-13 साल हो गए। अब हमज़ा मेरे ख़्याल से 5 साल का था। वाओ, 14 साल ऑलमोस्ट हो गए आमना चाची को इस दुनिया से रुखसत हुए हुए। उनके जाने पे जेन्युइनली मेरी अपनी अम्मी ने जनाजे पे कहा कि मैं बहुत रो रही थी, तो मम्मा बार बार प्यार करें, कहती मुझे पता है तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई है। एंड इट्स ट्रू। मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक माँ, नॉट मेरी अपनी माँ, मामा तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे उनको। माँ तो माँ होती है, अपनी माँ। लेकिन माँओं वाला जो ताल्लुक़ मेरा आमना चाची के साथ था, आज भी प्रोग्राम पे अक्सर मैं उनकी बात करती हूँ, उनको मेंशन करती हूँ। मेरी आमना चाची ये कहती थी, वो ये कहती थी, वो ऐसे करती थी, वो वैसे करती थी। उनसे मैंने सीखा दस्तरखान को वसी करना, क्योंकि हर बंदा हंसता था कि आमना चाची जहाँ पे भी पहुँचती थी, साथ खाना पीना चीज़ें, मतलब उनका अपना ही अंदाज़ था। मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि आमना चाची हम टूटे हुए नवाब है, इतनी हमारी फसल ही नहीं होती जितना हम खर्च कर देते हैं। बट अल्लाह का करम होता है, जब दूसरों पे आप खर्च करते हो तो व्यूअर्स आपको भी पता है कि रब ताला आपको छप्पड़ फाड़ के देते। तो एक बहुत ही खूबसूरत जन्नती खातून माँ, लेकिन टेक्निकली माँ नहीं थी। चाची बुलाती थी लेकिन थी नहीं। और हमज़ा ने जब वो छोटा होता था तो उनको चाची नानो बुलाता था, और लिटरली हमज़ा को आमना चाची ने ही पाला, मामा से ज़्यादा। और मामा खुद भी ये बात एडमिट करती है, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही जो उस तरह से हो। सो ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े खूबसूरत होते हैं। अब मैं अगर आपको अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताऊं व्यूअर्स, तो मेरी कुछ ऐसी सहेलियां हैं और कुछ ऐसे मेल फ्रेंड्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बचपन में क्रिकेट खेलती थी, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलती थी, तो लड़कों से भी दोस्ती थी, लड़कियों से भी थी। बहुत से ऐसे मेल फ्रेंड्स, लिटरली सगे भाइयों की तरह, सगी बहनों की तरह, ऐसा प्यार, ऐसा रिगार्ड। व्यूअर्स, मैं पीटीवी की अगर बात करूं, इस इदारे ने ग्रांटेड, अगर मैं पीटीवी पे ना होती और मैंने यहाँ पे काम ना, तो शायद मेरा अपना घर भी ना बनता। जितना फाइनेंशियली तो मिला पीटीवी से, इज़्ज़त भी बहुत मिली, लेकिन जो ताल्लुकात इस इदारे से मुझे मिले, कैसर शरीफ साहब हो गए जनरल मैनेजर लाहौर सेंटर,
शुरू में तो ही वॉज प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोग्राम, वन ऑफ द सीनियर प्रोड्यूसर्स, और आज माशाल्लाह ही इज़ जनरल मैनेजर। बट उन्होंने जो मेरे लिए किया, हमारी अभी जो टीम के प्रोड्यूसर्स हैं सिद्रा और उमर, उन्होंने जिस तरह भड़के भाई बहनों की तरह मेरा ख्याल दिया, अहमद हाशमी, और देन मेरी टीम के अंदर जो हमारे बाकी लोग भी, जिस तरह महालिका मंसूर हो गई, मतलब निदा हो गई, मैडी हु इज़ नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द पीटीवी फैमिली बट शी इज़ ऑल्सो, रायमा हो गई, रमा हमारे पास काम किया करती थी, फातिमा मेरी छुटकी मेरे बच्चों की तरह, ये सब लोग, ये जो कैमरा के पीछे इस वक्त लोग हैं, इन्होंने भाइयों से बढ़ के मेरा साथ दिया जेन्युइनली। अभी इस कैमरे के पीछे जो उस्मान है, मैं उसे प्यार से लड्डू लड्डू बुलाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की तरह है, मेरे छोटे भाइयों की तरह, ये सारे लोग जो यहाँ पे हैं, चाहे वो पीसीआर में हो। अब जैसे जब भी सर्दियाँ आती हैं, मैं इमोशनल व्यूअर्स इसलिए हो रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा वाकया भी वीकेंड पे हुआ, और देन उसके अलावा भी आपको एहसास होता है कि ये जो मुंह बोले रिश्ते हैं ना, कितनी अहमियत रखते हैं, और जब कोई बिछड़ जाए तो उतना ही दुख होता है जितना अपने खून के रिश्ते की जुदाई का हो। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब कंसिडर करती हूँ व्यूअर्स कि ऐसे लोग मुझे मिले। काम सब करते हैं इस इंडस्ट्री में। आपने देखा वो बच्ची हुमैरा इस दुनिया से चली गई, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत से ऐसे लोग, आयशा आपा भी दुनिया से कहीं बड़े दिन तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ हैं। और उसके बाद कुछ ग्रुप्स वगैरह बने, और बहुत सी मीडिया की ख़वातीन और मर्द हज़रात ने कि भाई कोई प्रॉब्लम में है तो वो इन टच हो, और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके साथ देने वाला कोई नहीं है तो वो ज़रूर हमारे साथ अपना नाम, अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करे। तो उस वक्त जब मुझसे किसी ने साइड पे पूछा कि जुगन तुम भी अपना कर दो, तो मैंने कहा अल्लाह का इतना करम है, इतना करम है कि मेरे इर्द गिर्द इतने खूबसूरत और प्यारे लोग हैं कि इन प्यारे प्यारे लोगों ने कभी मुझे एक लम्हे के लिए अकेला नहीं महसूस होने दिया। तो व्यूअर्स, खून के रिश्ते अपनी जगह, लेकिन ये जो हमारे मुंह बोले रिश्ते हैं ना, इनको नहीं भूलना और इनको साथ लेके चलना है, सुख दुख में साथ देना है। व्यूअर्स, ये ही हैं जो हमें आगे लेके बढ़ते हैं। खैर, इस वक्त मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, सो मैं किचन की तरफ रुख करूँगी जहाँ पे मेरी बहुत ही प्यारी और लाडली शेफ़ कनीज़ फातिमा अब 2 लम्हे के लिए प्रोग्राम को कंट्रोल में अपने लेके आएंगी और आपको बताएंगी कि वो क्या बना रही हैं और कौन से मुंह बोले रिश्ते इनके लिए अहमियत रखते हैं। ज़रा मैं सेटल हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ऐसा क्या हुआ जिससे दिल इतना टूट गया कि आज आपसे बात करते करते ही रोना निकल गया। जी, अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी जान? बिल्कुल ठीक ठाक। अब देखें ना, ये भी मेरा बच्चा है, इसकी कामयाबी देख के मेरा दिल खुश होता है जब ये प्रोग्राम्स खुद होस्ट करती है एज एन इंडिपेंडेंट होस्ट, नॉट जस्ट एज अ शेफ। जब ये कोई भी चीज़ करती है दिल से खुशी होती है। तो व्यूअर्स, कहने को मुंह बोले रिश्ते हैं लेकिन एक्चुअली तो दिल के रिश्ते हैं। जी मेरा बच्चा। सो रेसिपी की तरफ चलें तो पहले अपना बताओ, कौन से ऐसे मुंह बोले रिश्ते हैं जो आपके लिए बड़ी अहमियत रखते हैं? कोई ऐसी फ्रेंड्स जो बहनों की तरह हैं, कोई ऐसे रिलेटिव्स, कोई जैसे हमसाए बहुत से लोगों के ऐसे होते हैं। मैं बड़ी हो रही थी तो नवीला आंटी होती थी, तो नवीला आंटी लिटरली उनके घर पे ही मैं ऑल द टाइम रहती थी। उनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आज भी जब कभी सोचती हूँ तो कहती हूँ यार नवीला आंटी के साथ बड़ा मज़ा आता था, बड़े साल उनके साथ गुजारे, खाला की तरह थी वो, मासी। तो आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं? मेरी फ्रेंड्स हैं। हाँ, मेरी फ्रेंड्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, 3-4 ही हैं। अरूज, कायनात, समरीन, अक्सा एंड ईमान। ये 5 ऐसी हैं कि मतलब कि अगर इनके साथ अक्सर मैं कुछ 6-6 महीने साल बाद भी ना करूँ और एकदम से कोई बात हो या कोई रीयूनियन हो, ऐसा लगता है कि कोई गैप था ही नहीं। मतलब वो इतना एक अपनापन फील होता है, वो दोस्तें नहीं बहनों की तरह हैं। और रिश्ते बनाना आसान होते हैं, उनको निभाना मुश्किल होता है। अगर आपने किसी को कुछ कह दिया है तो फिर उस पर पूरा भी उतरें, चाहे वो भाई का है, बहन का है, माँ का है, जो भी का है। फिर अपने आप मतलब कि अपना बेस्ट ज़रूर दें जितना आपसे हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही है। फिर जैसे कि मेरी अपनी टीम में अब मैं अभी देख रही थी कि एकदम से खालिद मेरे जहन में आया, अपना अशफाक इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, इवन दो ही इज़ अ वीडियोग्राफर, अ फोटोग्राफर, बहुत अच्छा माशाल्लाह डायरेक्ट करता है वो बच्चा, लेकिन मुझे पता है कि मैं रात के 2 बजे भी अशफाक को फ़ोन करूँगी, रबी हाशमी की बात करी थी, उमर को करूँगी। मैं जब भी क्राइसिस में आती हूँ, आई नो आई कैन कॉल देम। हसनैन को आप देखें,
वहीद हमारे टीम के साथ अब काम नहीं करता, लेकिन वहीद इज स्टिल समवन जिसको मैं करती हूँ। अभी सामने मेरे शहबाज बैठा हुआ, लड्डू के, ये सारे लोग व्यूअर्स, हर एक बंदे का बंदा नाम लेना शुरू करे तो आप मेरा प्रोग्राम ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इन लोगों के नाम नहीं पूरे होंगे। ये इतने खूबसूरत और प्यारे लोग हैं। और व्यूअर्स कदर करें उन लोगों की जो बगैर किसी रिश्ते के, बगैर किसी रीज़न के, सिर्फ आपसे प्यार की बेस पे, रिस्पेक्ट की बात पे और रिगार्ड की बेस के ऊपर आपका ख्याल रखते हैं। तब आपको पता चलता है जब कोई अपना आपसे बिछड़ता है। लेकिन खैर, किचन में क्या बन रहा है बेटी, सबसे पहले वो शेयर करो। आज जो किचन में बन रहा है वो है चिकन मलाई बोटी पुलाव। तो चिकन मलाई बोटी पुलाव के मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट शेयर कर देती हूँ। जो जो हमें चाहिए इसमें है चिकन 1 किलो, चावल 1 किलो, क्रीम 1 कप, तेल 1 कप, काली मिर्च 2 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, प्याज 3 अदद, नमक हस्बे जायका, साबुत गर्म मसाला 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, पुलाव मसाला 2 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, कोयला 1 अदद, इमली टमाटर की चटनी टमाटर 5 अदद, इमली का पानी 1 कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। इसकी रेसिपी ये जो मैंने आपको चटनी के जितने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ना, इसमें आपने ये करना है, इमली पहले से भिगो के रख लेनी है, उसकी जो गुठलियाँ होंगी वो निकाल लेनी है, और टमाटर वगैरह जितने इंग्रेडिएंट्स हैं इनको जूसर में डाल के अच्छे से आपने ब्लेंड कर देना, आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। अब पुलाव की तरफ चलते हैं। पुलाव में आपने सबसे पहले जो है चिकन की मैरिनेशन करनी है। उसकी मैरिनेशन में जाएगी क्रीम, दही, काली मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, और मैंने वैसे रेसिपी में ऐड नहीं किया, इसके अंदर आप मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, उससे वो और ज़्यादा जूसीनेस आएगी और टेंडरनेस आएगी, क्योंकि आपको पता है मायोनीज़ इटसेल्फ अंडा और ऑयल से बनती है, तो वो इसके अंदर और ज़्यादा मॉइस्चर लेके आएगी। और साथ ही साथ आपने इसको 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के लिए मैरिनेशन करके रखनी है, या ओवरनाइट कर देंगे बेस्ट होगा। और चिकन को आपने कट्स लगाने हैं ताकि अंदर तक जो उसका फ्लेवर है वो जाए। दूसरी तरफ आपने जो चावल तैयार करने हैं वो ऐसे करना है, आपने पैन में ऑयल डालना है, उसके अंदर प्याज जाएगी, प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करनी है, अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके आपने मसाले ऐड करने हैं जो मैंने मसाले मेंशन किए हैं। देन आपने उसके अंदर दही ऐड करनी है, दही ऐड कर दी। दही ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, जितने आपके पास चावल हैं उस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद उसको बॉयल जब आएगा तब आपने चावल ऐड कर देना है। दूसरी तरफ जो हमारा मैरिनेटेड चिकन होगा उसको आपने पहले स्टीम कर लेना है, स्टीम करके देन आपने फ्राई करना है। अगर डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो वो उसकी जो आउटर लेयर होगी पक जाएगी, अंदर से कच्चा रह जाएगा और बहुत ड्राई हो जाएगा। स्टीम करने से ये फ़ायदा होगा कि काफ़ी जूसी बनेगा। आपने उसको पहले स्टीम करके देन आपने उसको फ्राई करना है, उसको अच्छा सा कलर देना है। कलर देने के बाद आपने जो पैन में चावल वगैरह होंगे, जब वो दम वाले पॉइंट पे आ जाएंगे उस पर आपने दम के ऊपर जो फ्राइड चिकन होगा, मलाई बोटी होगी फ्राइड, आपने वो उसके ऊपर रख के आपने कोयले को गर्म करना है और उसका धुआं देना है और लिड को कोई 5 से 10 मिनट के लिए ढक देना है और आपका जो पुलाव होगा वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसे दही या चटनी के साथ सर्व करें। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत वेलकम। व्यूअर्स, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज प्रोग्राम में रोना भी निकल गया और ज़रा मैं अपसेट भी हो गई। आपको पता है नॉर्मली इस तरह से मेरा नहीं होता रद्द अमल या बिहेवियर, बट कुछ हुआ ही ऐसा। व्यूअर्स, आपको शायद पता चला होगा, सोशल मीडिया पे भी खबर काफ़ी वायरल हुई कि परसों यानी कि सैटरडे को 19 जुलाई को सुबह 6:30 बजे यास्मीन ताहिर साहिबा, फेमस पाकिस्तानी रेडियो आर्टिस्ट, होस्ट, एक्टर एंड राइटर, इस दुनिया से रुखसत हो गई। यास्मीन ताहिर साहिबा एक बहुत ही बेहतरीन और फेमस अदबी शख्सियत। शी वॉज़ अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, इम्तियाज़ अली ताज साहब की बेटी और जो खुद एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर, राइटर एंड पब्लिशर थे। आपकी वालिदा हिजाब इम्तियाज़ साहिबा, वो भी एक रिनाउंड राइटर और बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। यास्मीन ताहिर साहिबा ने अपनी तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हासिल की। आपने रेडियो पाकिस्तान में तकरीबन 30 साल काम किया और वहाँ का मशहूर मॉर्निंग शो सतरंग होस्ट किया। आपका नाम सिर्फ रेडियो तक महदूद नहीं था, बल्कि आप टीवी पे भी बहुत एक रिनाउंड पर्सनैलिटी थी। आपके फेमस ड्रामों की अगर बात करें तो खुदा की बस्ती, सोना चांदी और मोहिनी मैंशन की सिंड्रेलियाँ शामिल है। आपको गवर्नमेंट की जानिब से माशाल्लाह माशाल्लाह सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आपकी शादी हमारे मुल्क के एक रिनाउंड, अब एक लिविंग लेजेंड नईम ताहिर साहब से हुई।
आपके 3 बेटे हैं माशाल्लाह से, फ़रहान ताहिर, मेहरान ताहिर और अली ताहिर। एंड एज़ यू नो, फ़रहान ताहिर एंड अली ताहिर आर फेमस टेलीविज़न पर्सनैलिटी, एंड मेहरान भाई भी इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह पर्सनैलिटी, बट उनका ज़्यादा बिज़नेस, अकाउंटिंग और इन चीज़ों की तरफ रुझान है। 19 जुलाई 2025 को हमारी बहुत ही प्यारी यास्मीन ताहिर साहिबा, जिन्हें प्यार से मैं अम्मी बुलाती थी, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और करवट करवट उनको सुकून दे, आमीन। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिब्यूट तैयार किया है एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के लिए, उसे देखते हुए ब्रेक में जाएंगे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनको दुआओं में याद रखिएगा। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, कल इंशाल्लाह उनके कुल होंगे और मैं अपने सोशल मीडिया पे भी लगाऊंगी, अली भाई भी लगाएंगे, फ़रहान भी लगाएंगे, मेहरान भी लगाएंगे, ये सब हम सारे जो हैं उनसे रिलेटेड लोग जो हैं पोस्ट भी लगाएंगे, तो उसको चेक करके आप लोग ज़रूर आइएगा जिसने अटेंड करना होगा। तो कल इंशाल्लाह कुल होंगे उनके असर और मगरिब के दौरान। तो आइए ट्रिब्यूट देखते हुए ब्रेक की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपकी मेरी बल्कि हमारी पूरी टीम की फर्स्ट फेवरेट पर्सनालिटी आज हमारे प्रोग्राम पे हैं। मुश्किल से हमारे हाथ लगते हैं क्योंकि ज़्यादा वक्त आयरलैंड और इंग्लैंड में प्रैक्टिस करने में गुजार देते हैं, लेकिन माशाल्लाह से मेरे इस बहुत ही प्यारे भाई ने फ़ैसला किया है कि बराबर टाइम वहाँ पे और यहाँ पे देंगे, क्योंकि व्यूअर्स वहाँ बाहर के मुल्कों में तो पैसे बन ही जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आप सवाब कमाते हैं और दुआएं कमाते हैं उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। हमारे साथ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर कामरान भट्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अनाउंस करना ज़रूरी था क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं वो सारा वक्त तो बाहर होते हैं, तो डॉक्टर साहब पास कब जाएं। मैंने कहा चेक कर लें क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम आप पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को दे रहे हैं। एब्सोल्युटली अब ज़्यादा वक्त इंशाल्लाह हम यही पे गुजारेंगे और फ़ी सबीलिल्लाह जो आप काम करते हैं अल्लाह आपको उसका हमेशा अजर दे, आमीन, और आपके ख़ानदान को अजर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैंने आपसे बात करनी है एक ऐसी चीज़ पे जिसको हर बंदा आजकल सर्वाइकल कह रहा है, लेकिन क्या नेक पेन यानी कि गर्दन की दर्द और सर्वाइकल एक ही चीज़ है, और है क्या ये? बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। जैसे दौर बदल रहा है, इंटरनेट आ रहा है, लोग मुख्तलिफ इसकी तौजीहात करें लेकिन समझ नहीं रही है क्या। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो नेक में पेज होती है, लोग इसको कहते हैं सर्वाइकल का एरिया, इसको सर्वाइकल जिया कहते हैं। नहीं, लोग तो कहते हैं मुझे तो सर्वाइकल हो गया। एग्जैक्टली जैसे लोग कहते हैं मुझे शुगर हो गई है, तो एक्चुअली जैसे लोग कहते हैं मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, तो ब्लड प्रेशर तो होता ही है। जी बिल्कुल इसी तरह। तो सर्वाइकल जिया का लफ्ज़ हम इंतजार कर रहे हैं कि सर्वाइकल के एरिया में पेन ये दो तरह होती है। एक को हम कहते हैं एक्सियल, जिसको लोग कंफ्यूज करते हैं, वो सिर्फ नेक में होती है, वो ना बाजुओं में होती है, वो सिर्फ यहाँ पे होती है, ये यहाँ पे आपकी नेक और उसके साथ जो शाने के दो मसल्स हैं, उसे हम कहते हैं ये दो हिस्से व्यूअर्स, ये देखें एक सेकंड, यहाँ के दो हिस्से और ये बैक, करेक्ट, गर्दन का, करेक्ट। तो इसको हम कहते हैं एक्सियल, यानी उसके ढांचे का हिस्सा है।
एक होती है जो कि ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जो रेफर्ड होती है, जो आगे से रेडिकुलर मीन नस दबने से कोई परेशानी वाली दर्द होती है, वो बाजुओं में, हाथ के सुन होने में, उसमें होती है। इतनी कॉमन हो गई है कि जिसकी बहुत सी चीज़ें अब इस पे बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और लोगों को आपने देखा होगा कि कोई अपनी गर्दन हिला रहा है, कोई मसाज करा रहा है, तो वो हाँ, आज हमने जो और आपने बड़े लोग तो आजकल गर्दन के राउंड ना पट्टियां बांध लेते बांध हैं। से, कोई कॉलर पहन के फिर रहा है। तो ये जो आज आपने टॉपिक इतना अच्छा रखा है कि इसमें हम लोगों को पहले एक्सप्लेन करें कि यह एक्सियल है, मसल की है या उसके ऊपर है। आपको याद नहीं है हमारा बच्चा कैमरामैन है कि हमारे बच्चे उसको उसकी भी नेक में हुआ था। करेक्ट करेक्ट। बट पता है बात ये है कि पहन लो अगर कॉलर तो वो फिर भी एक बेहतर अमल है अगर डॉक्टर आपको कह रहा है। करेक्ट करेक्ट। पॉइंट ये है कि व्यूअर्स, कॉलर बुरी चीज नहीं है, बट राइट पर्पस के लिए पहने। आपको इशू कोई और है, आप एम कॉलर पहन ले क्योंकि मेरी खाला ने या मेरी फुफ्फो ने या मेरे रिश्तेदारों ने पहना था, सेंस नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो उसमें जो जुगन, आपका जो टॉपिक की तरफ आते हुए आपने बड़ा अच्छा आज शुरू किया। नेक पेन में और सर्वाइकल में फर्क डिफरेंस क्या है? सर्वाइकल तो एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है कि जो गर्दन के मोरे और गोश्त और सारा एरिया को सर्वाइकल कहते हैं। और नेक उसका एक आम लफ्ज़ है जो कि आम फहम में कि नेक में दर्द। सर्वाइकल जब आप कहते हैं तो उसमें मोरों की बंदिश, मोरों में मसाइल भी हो सकते हैं। तो मैंने ना इसको दो में डिवाइड किया है। एक है एक्यूट, उसी वक्त हुई, 2-3 हफ्ते में ठीक हो गई। एक होता है कि लोगों को रहने लग जाती है, तो उसके ना कुछ हमें वजूहात पे हम नहीं जाएंगे तो समझ नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब एक तीसरा भी तो है। एक तो है कि आपको होती है और वो बस कॉन्स्टेंटली हो रही होती है। एक होता है जो आपको एक वन टाइम हुई और होके खत्म हो गई। एक वो भी तो है जो रिकरिंग होती है। करेक्ट। कि बड़ी सवियर हुई, 2 हफ्ते के लिए हुई, खत्म हो गई, बिल्कुल उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद फिर वही दर्द उठ गई। करेक्ट। आप समझ रहे हैं कि एक ये भी तो होता है। बिल्कुल होता है। इसको ये हम पुरानी पेन हो जाती है कि निकल आती है। एग्जैक्टली दायमी बनना शुरू करती है, उसको आपने देखना है। इसीलिए हम अजीब से टॉपिक पे हैं जो स्ट्रेस, पोस्चर, चोट, उसके अलावा कोई परेशानी वाली दर्द, और उसके अलावा हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज, और उसके अलावा उससे अच्छा, वजूहात की तरफ चलते हैं और वजूहात के साथ ही आप उस वजह को हल करने का तरीका भी बता दें। आपने कहा पोस्चर, पोस्चर से मुराद हम बैठते कैसे हैं, हम अपने फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सोते कैसे हैं। क्योंकि हर बंदे का डॉक्टर साहब अपना ही एक वखरा तरीका है सोने का। और ये जब मेरे अपने बच्चे हुए तो मुझे तब एहसास हुआ। बिल्कुल ऐसे। अब हमजा जो है बिल्कुल बैक पे सोता है, बिल्कुल नूर बानो पूरे बिस्तरे पे घूमती है, हसन कभी कहीं डड्डू बन जाता है, कभी वो डड्डू बन के सो जाता है और तकिया अपना निकाल देता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें जब आपने बात की तो आजकल हम इसी को टेक्स्ट नेक, ये जो शुरू हो रहा है, जो हमारा पोस्चर है। और ये किस उम्र के लोगों को ये हर कंडीशन अफेक्ट करती है? जैसे कि बच्चे जो हैं, जी जी, क्या उनको पोस्चर से फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें सबसे पहले ये याद रखें, जो हमारा पोस्चर है, हमारी नेक हमारे बाकी हिस्से के साथ सीधी होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे उम्र बढ़ती है, मसल वीक होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बुज़ुर्ग और लोगों का पोस्चर ख़राब होता है, वो आगे जाते हैं। तो पहले ज़माने में सिर्फ होती थी दर्द उम्र रसीदा लोगों को। अब क्या हो रहा है कि बच्चे हमारे हर वक्त स्लॉन्च हुए में, स्लाउच करके अपने आप को इस तरह झुके हुए देखें, ये जो होता है आपने देखा है अक्सर लोग ऐसे कंप्यूटर फोन सारा दिन यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, लेटे हुए भी होंगे तो ऐसे हुआ होगा। करेक्ट। तो वो गर्दन बेचारी तो कांस्टेंट प्रेशर में है। तो वो पोस्चर जिसमें आपकी गर्दन आपके ट्रंक के साथ सीधी नहीं, तो आपके ये सारे मसल और अडॉप्ट करके पोस्चर में वो वीक होते जाते हैं। वो अपने आप को अपनी जगह पे रखते नहीं, अप होल्ड नहीं करते, जिसकी वजह से आपको अब यंग एज में जिसको हम टेक्स्ट नेक कहते हैं वो शुरू हो जाती है। तो अब ये कह देना कि ये सिर्फ पहले वेयर एंड टीयर से, आर्थराइटिस से, ओल्ड एज में उससे ये सर्वाइकल या नेक की पेन होती थी, वो अब नहीं होती। डॉक्टर साहब, मैं 8 के 9 साल का है वो बच्चा, उसको सर्वाइकल का इश्यू हो गया, पूछे कैसे? वो बच्चा 5 साल की उम्र से ना रोबोटिक्स और ये गैजेटरी में बहुत ज़्यादा है। अम्मा बाबा भी खुश कि भाई चलो फ़ोनों पे नहीं है, वो अपनी चीज़ें जो हैं वो मशीनरी वगैरह। तो अब उस बच्चे के छुटकू की ये आदत थी, ऐसे करके ना सारा दिन अपनी चीज़ों पे लगा रहता था। उसकी ऐसी बेचारे की नेक में प्रॉब्लम निकली कि वो उस बेचारे छुटकू के लिए अलहदा से गले का वो बनाना पड़ा। करेक्ट। और आपने देखा होगा कि वो स्लाउच होने की वजह से उनके बकायदा कंधे गोल हो गए, कंधे गोल हो गए हैं, बच्चे के कंधे गोल हो गए, कंधे गोल हो रहे हैं बच्चों के घर में। और बच्चों को ये जो माँ बाप ने इजी टॉय कि वो रोए ना, इतने छोटे बच्चों को मोबाइल की हैबिट डाल देते हैं कि वो लड़ते हैं उनसे, और वो सारा दिन मोबाइल्स ख़त्म होता है तो टैबलेट, कंप्यूटर।
तो ये जो कंप्यूटर आया है, अब पूरी एक साइंस है ऑर्गेनॉमिक्स पे। ऑर्गेनॉमिक्स का मतलब है कि मेरी नेक मेरे जिस्म के साथ सीधी रहे, मैं खड़ा होकर कंप्यूटर इस्तेमाल करूँ, मेरा कंप्यूटर की हाइट कितनी है, मेरी हाइट कितनी, मेरे चेयर की हाइट कितनी, मेरी गाड़ी की हाइट कितनी। आप यकीन करें कि ये पोस्चर और उसके साथ फिर उसकी वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो दोनों चीज़ें आप ख़राब है। तीसरा स्ट्रेस की तरफ आते हैं। अच्छा, स्ट्रेस और मौसम, जी अव्वल तो स्ट्रेस अलहदा करते हैं, मौसम अलहदा करते हैं, दो फर्क चीज़ें जी, हैं। जी। स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस तो जी डॉक्टर साहब, टेंशन तो जिंदगी का हिस्सा है। आई एम सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हर डॉक्टर इस प्लेटफॉर्म पे आके कहता है स्ट्रेस ना लें, कैंसर का हो, किसी भी चीज़ की इलाज की बात करो। अब डॉक्टर साहब, जो व्यूअर्स मेरे देख रहे होते हैं वो आगे से लिख के कहते हैं बातें तो बड़ी अच्छी की, लेकिन हर बंदा कहता है स्ट्रेस खत्म कर दो। किस तरह स्ट्रेस करें डॉक्टर साहब खत्म? बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं नहीं लोगों को कहता कि स्ट्रेस खत्म करें, मैं कहता हूँ अपने आप को मजबूत करें। और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। करेक्ट। आप क्या नींद पूरी कर रहे हैं, क्या आप पानी पी रहे हैं, क्या आप जो है आप अपनी वर्जिश कर रहे हैं गर्दन की और जिस्म की, क्या आपने एक्सरसाइज बनाई है, क्या आपकी खुराक ठीक है, क्या आपने कुछ किया है, योगा किया है, मेडिटेट किया है, आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपनी आप को वो सारी चीज़। अब तो हर चीज़ एक साइंस है। अब लोग जो हैं वो ग्रुप योगे हो रहे हैं, लाहौर में लोग पार्क्स में जा रहे हैं। क्या आपने कुछ किया है, मेडिटेट किया है? जब तक आप उसको नहीं करेंगे, स्ट्रेस तो मैं नहीं कम कर रहा ना, कोपिंग को बढ़ाएं कि आप कोप कहते हैं कि आप उससे मुकाबला कैसे करते हैं। देखिए स्ट्रेस तो ख़त्म नहीं होना, बच्चे ने स्कूल जाना है, लेट होना है, मसाइल हैं, बिल हैं, कुछ माशी हालात पूरी दुनिया के इस तरह के हैं कि लोगों पे स्ट्रेस है, और फिर उसकी आदतन वो फिर उसमें रिलीफ नहीं है, तो स्ट्रेस तो जा रहा है। लेकिन अगर मैं अच्छी नींद कर रहा हूँ, मेरी खुराक ठीक है, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं अपनी नेक की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं योगा थोड़ा मेडिटेट, तो मेरा ख्याल है उससे मिटिगेट यानी उसको बेहतर हो जाना चाहिए। बेहतर हो जाता है और बढ़ता नहीं है फिर। करेक्ट अच्छा, अब मौसम, जी बड़े लोग कहते हैं भाई जैसे आजकल बरसात का मौसम है, तो कहते हैं कि बरसात में बड़ी दर्दें निकलती हैं। जी जी। ये एक तो ये क्या साइंटिफिक रीज़न है जी, प्रेशर चेंज की, वो मानते हैं, पुरानी चोट लगी। दूसरा रीज़न ये, हम एक बड़े हार्श क्लाइमेट में गुजरते हैं। हमारा जो एरिया है पाकिस्तान का, स्पेशली ये जो मेन लैंड इस तरफ पंजाब साइड और डाउन सिंध साइड और बलूचिस्तान के कुछ इलाके, तो ये गर्मी, डिहाइड्रेट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, गुड़ुल जो पड़ते हैं, कुड़ुल जो कुड़ुल, किसको कहते हैं, cramps। बड़ी दफा गर्दन में भी कुड़ुल पड़ा होता Correct। है। ये कि आप लोग, हम पानी इतना कम पीते हैं और आप हर इलाज कर लेते, पेन किलर्स ले लेते, कुड़ुल नहीं खत्म हो रहा। Correct। उसका मेन रीजन ये है कि आपके जिस्म में नमकियात और पानी की कमी कमी है। हो जाती है। तो पानी, आपने बड़ी अच्छी बात की, पानी नहीं, पानी विद नमकियात। सिंपल पानी हमारे एरिया, हमारे जोन में काम नहीं करता। निम्कोल्स को नींबू Correct। पानी आपने बना लिया। हाँ, और उसका मैं ना एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ कि अपने आप देखें कि आपको सही पेशाब आ रहा है, उससे मॉनिटर करें। अगर आपको कम आ रहा है तो आपको कम पानी की कमी एक है। बात और उसके साथ, जब आप बाथरूम जाते हैं, अब ज़रा गंदी सी बात है बट अंडरस्टैंड करने वाले, यूरिन का कलर क्या है? अगर आपकी यूरिन का कलर ब्राइट येलो है, अनलेस आप दवाइयाँ ऐसी कोई ले रहे हैं जिससे आपकी यूरिन का कलर चेंज होता है, तो जब आप जाएं, और स्पेशली बच्चों का भी चेक किया करें और बुज़ुर्गों का भी देखें उनको, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग अक्सर ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, हम तो देख भी लेते हैं। अगर आपकी यूरिन का कलर इस तरह ब्राइट येलो कलर का है, आपके जिस्म में पानी की कमी है। बड़ा सिंपल इंडिकेटर है। बिल्कुल। फिर धूप में डायरेक्ट निकलेंगे, टेम्परेचर चेंजेस है, एसी से बाहर जा रहे हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो धूप में थोड़ी देर खड़े हुए हैं, उनको क्रैम्प शुरू हो गए, उनके जो नेक मसल है। फिर लोगों को ये नहीं पता कि हमारा ब्लड प्रेशर चेंज करता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपकी नज़र की ऐनक नहीं लगाते, उन चीज़ों से आपके मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है। तो वो ये एक ऐसी कम्बिनेशन है चीज़ों की कि आपकी, जब तक आप सेहतमंद नहीं होंगे, जब तक आप वेदर का ख्याल नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी सेहत और अपने आप दवाइयाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमने देखा है कि उसमें क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, ये कोई। और इसमें ना आपकी बात में ऐड करूँ, बहुत से लोग अभी ना एक एक्सरे करा के आ जाते हैं, वो ये मुझे सर्वाइकल इशू हो गया, मुझे कोई नस फंस गई है, मोरे ख़राब हो गए। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादातर ये मसल के स्प्रेन और दो मसल हैं साइड पे, में कहते हैं ट्रापिसाइटस, दो बड़े मसल हैं शाने के जो आपके खिंचे रहते हैं, और लोग ये हड्डी और साइड, और लोगों को देखा होगा ऐसे ऐसे कड़ाके निकालते रहते हैं। मैं भी वो जो कड़ाके निकालते हैं तो उनके मसल थोड़े से मूव करते हैं, उनको अच्छी फीलिंग होती है, फिर थोड़ी देर बाद वो करना शुरू करते हैं। कई लोगों को मसाज के आदी हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मेडिकल कंडीशंस कौन सी गर्दन में इशू? बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। पहली तो उसकी अपनी कंडीशन के हराम मगज़ की नस न दबरी हो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं जब हसन के साथ प्रेग्नेंट थी, पता नहीं मेरी टीम को याद है कि नहीं, मेरी चीखें निकल जाती थी। करेक्ट। मैं बैठे हुए डॉक्टर साहब ये होना शुरू हो जाती थी कि किसी तरह ना दर्द खत्म हो जाए। करेक्ट।
करेक्ट। और उस प्रेगनेंसी के दौरान ऑब्वियसली क्योंकि मैंने ब्रेक पे जाना था 3 हफ्ते के लिए आफ्टर द बेबी, तो मतलब महीने के लिए, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग्स करनी थी। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब लाइव प्रोग्राम नहीं होता था, तो रिकॉर्डिंग में तो चीखें। उसमें स्टार्ट करते हैं चोट से, जब पीछे से गाड़ी लगती है, बास का विप्लैश कहते हैं, तो लोगों को चोट लगती है या घर में गिरते हैं या झटका लगता है गर्दन पे। और इससे पहले ना, चोट से पहले मैं भूल ना जाऊं, सोना, क्योंकि हमारे मरीज सोने की बड़ी बातें पूछते हैं। आपको हैरान होंगे कि उल्टा सोना, बगैर पिलो की एडजस्टमेंट के और टेढ़ा करके गर्दन को सोना एक रेसिपी है कि आपको गर्दन की दर्द शुरू हो जाएगी। सोने के लिए कंफर्टेबल सा तकिया, और अब नई रिसर्च आई है कि टांगों के नीचे रखें ताकि आपकी पूरी कमर रिलैक्स पोजीशन में रहे। अगर आप पेट पे सोते हैं, उल्टा गर्दन करके सोते हैं, तो ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने कहा मेंशन कर दूं कि भूल ना जाए। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसकी तशखीस कैसे करें? वन टाइम है, लॉन्ग टर्म है, ये आगे चलेगा? अब बंदा सोचे कि भाई एक दफ़ा खैर है, वो 6 महीने चल जाए तो फिर तो मसला ख़राब होने वाला है। तो इसकी तशखीस कैसे करें? किस किस्म के इसके टेस्ट होते हैं? इसकी ट्रीटमेंट क्या है? फिजियोथेरेपी का क्या इस मामले में कोई रोल है कि नहीं? और फाइनली क्या कोई ऐसे इंजेक्शन या ऑपरेशन या सर्जरियाँ ऐसी होती हैं जिससे ये वाली दर्द कम हो जाए? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर कामरान बोटॉक्स के बारे में मुझे समझा रहे थे। नहीं, मुंह के बोटॉक्स की नहीं, उस बोटॉक्स की जो एक्चुअली इंडिकेटेड है। अच्छा, मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ? व्यूअर्स, बोटॉक्स जिसका हम अक्सर बात करते हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए, अपने माथे पे रिंकल्स या डिफरेंट जगहों से रिंकल्स हटाने के लिए, हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि ये बोटॉक्स एक्चुअली एक मेडिकल ट्रीटमेंट थी उन लोगों के लिए। अभी डॉक्टर साहब समझाएंगे। एक्चुअली तो ये इन लोगों के डिपार्टमेंट के लोगों की एक नीड थी, ज़रूरत थी, उसको उस कॉस्मेटिक में ले आए। इसी तरह जिस तरह वो एक टीका है जो लगाते हैं, मैं नाम नहीं उसका लेना चाहूँगी, बट वो लगाते हैं लोग अपने वेट लॉस के लिए। एक्चुअली तो वो डायबिटीज़ एंड सवियर प्री डायबिटिक लोगों के लिए आया था, लेकिन लोगों ने उसको वेट लॉस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। तो जब डॉक्टर साहब उस चीज़ के ऊपर आएंगे तो याद रखिएगा कि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बाद में है, पहले ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, तशखीस, इलाज पे तो तब जाएंगे ना जब तशखीस, अब सब आपने पूरी मसाइल बता दिए, अब मुझे बताएं कि तशखीस कैसे करें कि किसी को सर्वाइकल या जेन्युइन नेक पेन का इशू है। अब पाकिस्तानी एक्सपीरियंस से एक बात मैं व्यूअर्स बता दूं, जितने भी हमें देख रहे हैं व्यूअर्स, कि खुद तशखीस नहीं करनी, नंबर 1। तो सबसे पहले मुस्तनद डॉक्टर से जाके मुआयना, जिसमें आप अलामात बताएं, उनसे मुआयना करें, वही आपको बता सकता है। मैं इसको आसान कर दिया है, आम पेन या ख़तरनाक पेन, तो तशखीस में वो करना है। उसमें फिर वो है, ज़्यादातर आप इजीली आपको अलामात से, मुआयने से बता सकते हैं। अगर कोई अलामात ऐसी आ रही हैं, उसके लिए फिर हम आगे चल के फजूल खुद ही MRI करा लेना, खुद ही एक्सरे करा लेना, मोरों के बारे में कमेंट करना, मेरे टेढ़े हो गए हैं, मेरे भुर गए हैं, मेरे ख़राब हो गए हैं, ये कमेंट पास करना, या मुझे आर्थराइटिस है, ये प्लीज़ ना करें। लिहाजा पहले आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और उससे शुरू करें। कहीं पे भी अगर जिस्म में दर्द है आपकी, हड्डियों में, जॉइंट्स में, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? शुरू तो यहाँ से करें ना। करेक्ट। पेट के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। करेक्ट। आप उसके लिए 2 डॉक्टर्स हैं, एक को हम ऑर्थोपेडिक कहते हैं अगर एक एरिया में पेन है, नेक है, बैक है, या रूमेटोलॉजिस्ट जो दर्दों का डॉक्टर है, सोजिश का डॉक्टर है, गठिया का डॉक्टर, जैसे निगत मीर। ब्रिलियंट। तो ये 2 डॉक्टर्स आपके प्राइमरी होने चाहिए। और अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, एक GP सिस्टम आ जाए इस मुल्क में पक्का, वो हमारे घर के पास जो आपका डॉक्टर बचपन से आपको देख रहा है वो देखे, अगर तो मसाइल आसान है उसको हल करे, दवाई दे, वरना वो आर्थोपेडिक या मुतलका जो स्पेशलिस्ट है उसके पास आपको रेफ़र कर दे। ये एक दुनिया में राइज निज़ाम है जो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह यही चल रहा है। क्योंकि आप असल में GP, जिसको जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं, वो डॉक्टर होता है जो आपको सबसे पहला बंदा जो आपको चेक करता है। जी। वो फिर ये देखता है कि आपको किस डॉक्टर की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है आपको लगता है मेरी कमर में दर्द है, एक्चुअली आपको गैस्ट्रो का मसला चल रहा होता है। करेक्ट। और आपको समझ नहीं आ रही होती है, और आप बैक के डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो आपको कहीं और भेजता है, फिर वो आपको कहीं और, कोई और आपको कहीं और भेजता है। तो एक ऐसा पॉइंट पर्सन जो आपके मतलब फैमिली डॉक्टर हो या GP हो,
वो भी आपको गाइड कर सकता है, बट Correct. क्योंकि यहाँ सिस्टम कम है तो वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब चले गए, अब वो क्या करेगा डॉक्टर? जैसे वो आपके पास अगर आता है कोई मेरे patient, पास आ गया तो जैसे मैंने कहा, मैं उससे अलामात पूछ के मुआयने के बाद मैं पहले एक्सरे से स्टार्ट करूँगा अगर उससे ज़रूरत है, और अगर उसको एक्सरे में मुझे कोई मालूमात मिल रही है तो वो करूँगा, वरना अगर वो ख़तरनाक है, उसके शोल्डर, हाथ में सुन्न हो रहे हैं, बाजू कमज़ोरी, फालज का है, तो मैं MRI स्कैन से उसका आगाज़ करूँगा। अगर वो नहीं अलामात, सिर्फ नेक की, जिसको मैं कहता हूँ एक्सियल, यानी सिर्फ पीछे की दर्द है, टेंशन की है, पोस्चर की है, तो मैं कोई टेस्ट नहीं कराऊँगा। फिर मैं उस शख्स को पूछूंगा, आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ तो नहीं, आप सोते ठीक है, आपको टेंशन तो नहीं है, क्या आपका जो है वो नज़र का मसला, ऐनक डालते हैं कि नहीं डालते, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते। उन चीज़ों से मैं पूछ के उसका वो ट्रिगर कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो चीज़ें उसको अलामात ला भी रही हैं, बढ़ा भी रही हैं, स्ट्रेस कितना है, तो ये भी एक लाजमी तशखीस का हिस्सा है ये सवालात। ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ देख कर कह दें कि अच्छा तुम एक्सरे करा के फिर मुझे दिखाना। भैया आपने तो उससे असल बात पूछी नहीं, वजह तो उसकी स्ट्रेस था, पोस्चर था, सोना था, फ़ोन का बेजा इस्तेमाल था, उसकी वजह से उसको होगा। ठीक है, लेकिन अगर ख़तरनाक अलामत नहीं तो इसे बहुत ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत नहीं है। बट बेसिकली तो एक्सरे ही होता है, एक्सरे। या MRI या CT स्कैन। करेक्ट। ठीक है ना, तो इतना कोई ये असल में लोग टेस्टों से डर जाते हैं ना, Correct, पता नहीं क्या करेंगे, खोल देंगे, Correct. कट करेंगे। तो व्यूअर्स, तशखीस होती है, काटा पीटी सर्जरी में जाती है, करेक्ट करेक्ट अनलेस आपको खुदा ना खासा कैंसर हो, फिर बायोप्सी, बट इवन देन ये इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है। Correct, correct. अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या है, हाँ जी। इलाज क्या है? इलाज जो है, लोग सारा सारा दिन जो है पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन ले लेके अपना गुजारा निकालते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियां लेते हैं पैरासिटामोल। बिल्कुल ऐसे। ये जो है ना, इस पे भी आपने बहुत अच्छी आगाही जगन पे कर रही हैं लोगों के लिए। ये जाके मेडिकल स्टोर से खुद ही दवाई ला ला के एक तो मर्स बढ़ा लेते हैं, डिले करते हैं। नंबर 1, इलाज मैं कैसे करूँगा, मैंने तशखीस कर ली, उसका इलाज है ट्रीट द काज, जो प्रॉब्लम होगी उसका इलाज होगा। तो एक मैं वक्ती इलाज देता हूँ जिसमें थोड़े से पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट, ताकि वो बेहतर हो, दर्द की शिद्दत में कमी आए। फिर मैं उनको कहता हूँ कि आपने वो सारा कुछ करना है, अपना तकिया, सोने का स्टाइल, फ़ोन का इस्तेमाल, वॉक, कमर के मसल उनके, और स्पेशली गर्दन की एक्सरसाइजेस, उसके अलावा थोड़ा सा योगा, लंबे लंबे सांस, स्ट्रेस रिलीफ, नींद पूरी करना, ORS पीना, गर्मी से बचना। कोई मैं बहुत ज़्यादा तो उनको उसकी तरफ नहीं ला रहा, क्योंकि मेरा ये है कि अगर मैं अपने सिर्फ पेन किलर जो कि हर कोई लेने की कोशिश कर रहा है, उससे तो उसका इलाज नहीं होना। व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा, जो मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले भी ये बात एक्सप्लेन की थी, इलाज में और पेन किलर में बड़ा में फ़र्क ये है कि पेन किलर जो है वो आपकी दर्द को ख़त्म कर देता है, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम का इलाज नहीं है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि इलाज तो आपने उस मेडिसिन से करना है ना जो अंदर से घुस के उस प्रॉब्लम को हल करे। इन प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर मेडिसिन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है दूसरी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और 2-3% लोग रह जाते हैं, घबराए ना, उनका हम MRI एक्सरे करके अगर कोई वजह मिलती है तो उसके लिए भी हम सर्जरी करके करते हैं। सर्जन का ये मुराद नहीं है कि हर आदमी की सर्जरी करेगा, वो उसको, इसका यही काम है कि 98% जो लोग हैं उनको इन चीज़ों पे डाले। जो 2% लोग हैं वो भी ना घबराएं, सर्जरी से उनका भी इलाज हो सकता है, और वो बेहतरी से, जैसे हराम मगज़ फंस गया उसकी सर्जरी हो जाती है, जैसे को खुदा न खास्ता कैंसर वगैरह अगर एक जगह पे है उसकी भी सर्जरी हो जाती है। तो वो भी घर में पड़े रहना कि जी ये ख़तरनाक है, हम सर्जरी नहीं कराते, लेकिन वो भी डॉक्टर गलत साहब है। की चले सर्जरी भी हो गई या सर्जरी नहीं भी हुई तो फिजियोथेरेपी की हर वक्त लोग बात करते हैं। अब मुझे फिजियोथेरेपी के साथ प्लीज़ एक्यूपंक्चर जी जी, और दूसरी चीज़ें भी बता दें, क्योंकि आजकल कोई भी सिर्फ फिजियो नहीं कर रहा, लोग ठीक है। फिजियोथेरेपी का भी कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी से बिल्कुल भी ऐसी कर बात रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एक ही फिजियोथेरेपिस्ट 6 चीज़ें कर रहा होता है। बहुत अच्छी बात की। अब चीज़ें और shift cupping, हो रही हैं। dry cupping भी कर रहे हैं। हजामा, कपिंग, इस्लामी चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो पहले ये कि अब लोग टारगेट कर गए, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव यानी अदर तरीका इलाज में लोगों ने क्या किया है कि लोग ये कर रहे हैं कि वो मसल को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मसल की दर्द है, तो वो उस पर एक्यूपंक्चर यानी ये जो आज चाइनीज़ मेडिसिन से नीडलिंग करते हैं, हजामा, कपिंग, ट्रिगर मसाज आ गए हैं, उसी लोकल जगह पे ट्रिगर मसाज। अभी आपने बात की फिजियोथेरेपी, वो भी इन मसल्स पे अटैक करते हैं। उसमें फिर आपने बात की हीट थेरेपी कुछ लोग Correct. करते हैं, कुछ आइस थेरेपी करते हैं। हीट और आइस का मैं बताऊं कि लो हीट का सिकाई, लो हीट की 15 मिनट दिन में 2 से 3 मरतबा। और इसी तरह अगर आपने करना है कोल्ड, तो कोई आप सब्जियां जैसे कोई आजकल ये आपके मटर वगैरह पड़े होते हैं फ्रिज में फ्रोज़न,
उनको तौलिया हल्के से में लपेट के 15 मिनट के लिए उसको 2-3 दफ़ा, लिहाजा उसमें भी ज़रा ना वो कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। अभी आपने जो तो ये वो जो फिजियो क्या करते हैं, अब उनके पास कुछ मशीनें आ गई जो पेन कम करती हैं, उन्हें कहते हैं वो टेंस मशीनें, अल्ट्रासाउंड मशीनें, वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं। साथ वर्जिश फिजिकल थेरेपी कराते हैं, साथ आपको मशीनों के ज़रिए असल में सिर्फ मसल को रिलैक्स कराते हैं आपके। ठीक है, और इसी पे हम आप आगे एंड पे हम आपको बोटॉक्स के बारे में बताएंगे। फाइनली अच्छा, रोल ऑफ फिजियो ट्रीटमेंट तो आपने हमें बता जी। दिया। अब मैंने बात करनी है इंजेक्शन थेरेपी। जी अब यहाँ पे मुझे ओजोन थेरेपी का भी बताएं, जी जी क्योंकि एक तो ये भी एक चीज़ आई हुई है। एक वक्त होता था, आपको याद है, मैंने आपको बताया और आपने मुझे डांटा कि भाई क्यों किया। जब मैं बहुत अरसा पहले ऑलमोस्ट 15 ईयर्स अगो मेरी बैक में बड़ी सीवियर पेन लोअर बैक में हुई, मेरी टेल बोन का इशू, उन्होंने मुझे स्पाइन में वो लगाने शुरू कर दिए स्टेरॉइड के इंजेक्शन, लगाना शुरू और ये 3 दफ़ा बेहोश करके इन्होंने मुझे किया। करेक्ट करेक्ट 3-3 4-4 महीने तो सुकून आ जाता था, लेकिन वही दर्द वापस उठ के Correct, डबल होके आ जाती थी। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें 2 तरह के इंजेक्शन है। अगर तो आपको स्पाइन का मसला है तो उसमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन कहते हैं, जैसे ओजोन की बात की या एपिड्यूरल्स की बात की, सर्वाइकल एपिड्यूरल कहते हैं। उसी तरह एपिड्यूरल जैसे लगता है तो वो नसों को ठंडा करते हैं, या वो असल इंजेक्शन जो 98% लोगों को लगते हैं उसको चेंज हो गया सिनेरियो, उसे हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन। जिस चीज़ आपने देखा होगा, कुछ नाजरीन देख रहे हैं कि एक ख़ास जगह पे बिल्कुल हाथ नहीं लगता, उसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ये मेन पॉइंट्स हैं, नॉट्स हैं, ये जगह हैं जहाँ पे वो, तो एक तो हम उसको 1-1.5 मिनट मसाज करते हैं, उसी को वो प्लस उसी में हम इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के आ गए हैं जो कि सोजिश को कम करते हैं, और उसी में जो हम पहले भी 2-3 दफ़ा बोटॉक्स का जिक्र हुआ, बोटॉक्स का काम क्या है, ये एक पॉइज़न थी जिसके मुख्तलिफ, जिसमें टेटनस और बोटॉक्स ये टॉक्सिन्स हैं। इसको मेडिकल का इस्तेमाल इसका शुरू हुआ कि ये मसल को पैरालाइज कर देते हैं, उसको रिलैक्स कर देते हैं, तो इस वजह से लोग बाद में ब्यूटी पे एक्चुअली पैरालाइज, तो इस वजह से जो स्पैज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, ये जो मसल आपके नेक के स्पैज़म हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, क्रली हो जाते हैं, जब आप बोटॉक्स इनको लगा देते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। और आपको एक बात हालांकि रेलेवेंट नहीं है, माइग्रेन के लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। जी जी बिल्कुल, मुझे माइग्रेन के लिए इधर स्कैल्प के अंदर उन्हें लगाया था। Correct, वो और बट वही वाली बात है, कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ को नहीं करता। करेक्ट, लेकिन एक तरीका है जिससे आप मसल को टेम्परेरीली 3 से 4 महीने के लिए पैरालाइज करके रिजल्ट लेते हैं। तो वो इंजेक्शन लोकल हैं, वो इतने ख़तरनाक नहीं है, वो मेडिकली है, इंडिकेटेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, सर्जरी पे जब बात आती है, जो आ जाती है कभी कभी, जी जी, तो अक्सर लोग नहीं कराते और घबरा जाते हैं, तो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं कराना, ऑपरेशन नहीं कराना, जो मर्जी कर लें। जी जी, ये पहले जो था, जैसे दुनिया बहुत चेंज हो गई, आप देखें फ़ोन चेंज हो गया, हमारा बैठना उठना सारा, सर्जरी बहुत इम्प्रूव कर गई। अब तो कंप्यूटर से, माइक्रोस्कोप से सर्जरी हो रही है। हराम मगज़ अगर दब गया है, फालजी अलामात बाजू में आ गई, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार करें, वो आपको ज़रूर सर्जरी करानी है। उसको अब आप वो सर्जरी ना समझें कि हम गए तो हराम मगज़ दब गया और पैरालाइज लाइफ के लिए, नहीं, ठीक क्योंकि है। आपको याद है पहले ज़माने में फिल्में भी तो ये होती थी ना कि ऑपरेशन कराया और बंदा पहले तो चलने फिरने जोगा था, अब तो बिल्कुल अपाहज हो गया। बिल्कुल, अब वो नहीं होता, अब हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। हमारे यहाँ मॉनिटरिंग आ गई है। जब हम इसकी सर्जरी करते हैं हराम मगज़ की, इसको कहते हैं कि हराम मगज़ की मॉनिटरिंग, तो वो टीवी हमें बता रहा होता है, वो सारा सिस्टम, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये हराम मगज़ जो है वो बिल्कुल टच नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल सेफ़ है मुस्तनद लोगों के साथ। मुस्तनद लोगों के साथ, राइट। डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, एंड में हमारी आज की गुफ्तगू को अगर आप समेटते तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देंगे, अगर रीकैप दे दें हमें? हाँ जी, रीकैप ये है कि ये व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है, बढ़ रहा है, ये पिछले 10 सालों में एज ए सर्जन हमें पेश हो रहा है। इसको मैं कहूँगा कि ये 98% आपका लाइफस्टाइल, आपकी खुराक, नींद, पोस्चर, तो आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस करें, सिंपल चीज़ों को करें, तो आप बहुत सी, जैसे कहते हैं ना कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, उसकी आपको ज़रूरत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगी जल्दी से किचन में एक नज़र डाल दें, बिकॉज हमने अंडरस्टैंड तो किया है अपनी शेफ़ से कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन बेटे अगर एक दफ़ा आप हमें थोड़ा सा बता दें आप कहाँ तक पहुँची और क्या कर रही हैं? मैं इस टाइम जो मलाई बोटी थी मैंने उसको बिल्कुल स्टीम कर लिया है। अब स्टीम करने के बाद मैं उसे फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई इसलिए करना है कि उसको ये मलाई बोटी वाला एक कलर मिल जाए, उसको कलर मिल जाए, और ये कलर मिलने के बाद इसको मैं कोयले का स्मोक दूंगी। दूसरी तरफ जो चावल हैं, चावलों का मैंने पानी रख दिया है, वो जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा मैं उसके अंदर राइस ऐड कर दूंगी, और फिर जब वो दम वाला टाइम आएगा, दम पे मैं ये बिल्कुल टॉप पे ये जो फ्राइड मलाई बोटी होगी इसको रख के, और एट लास्ट एक दफ़ा फिर से मैं स्मोक दूंगी और ये बिल्कुल रेडी होगा।
और मेरा बच्चा खुद भी इतना बेहतरीन होस्ट है, तो आप खुद ही ब्रेक लेंगी। चलें। ओके, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़ी ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग लेडी आज हमारे साथ हैं, और वो एक ऐसी चीज़ करती हैं जो मैंने बाहर के मुल्क में तो बहुत ज़्यादा देखी है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने बहुत कम देखी है। अब आप देखेंगे तो आप सडनली सोचेंगे क्रोशे तो नहीं है ये, क्रोशे की कुछ रिश्तेदार है, लेकिन एक्चुअली आज हम मैक्रमे आर्ट की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मैक्रमे है क्या और इसकी हिस्ट्री जोग्राफी क्या है, उसके बाद फिर हम बाकी डिटेल्स में जाएंगे। बेसिकली ये यान से बनता है मटेरियल, बल्कि हमारे साथ सायरा सज्जाद हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ही माशाल्लाह कामयाब बिजनेस चला रही हैं। और अभी हम वन बाय वन आपको वॉल हैंगिंग्स भी दिखाएंगे। इतनी बेशुमार इन्होंने चीज़ें यहाँ पे लेके आई हैं, और एक दो तो उसमें से मेरी फेवरेट चीज़ें भी निकल आई हैं। तो आइए मिलते हैं सायरा सज्जाद से। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। अस्सलाम वालेकुम जुगन। एक तो आप लग बड़ी खूबसूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। चीज़ें भी आपने जो That's a बनाई हैं वो बड़ी compliment. खूबसूरत है, Thank you so और much. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। यार मैक्रमे आर्ट है क्या, और पाकिस्तान में बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट नहीं है एज सच। Macrame, first of all, thanks for having me on the show. You're welcome. It is nice to meet you. I'm starstruck. मैं तो आपके साथ बहुत ही ब्रेक में ओवर हो गई थी एक्साइटेड होके ना। मैं आई एम बाय द वे स्टार स्ट्रक, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं प्रोग्राम पे और कॉन्स्टेंटली मुलाकात होती है, बट कभी कभी कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें जो आपको भी बड़ी अच्छी लगती है, बट वो होती नहीं है पाकिस्तान में। सो इट्स वेरी नाइस टू सी दैट समवन इज डूइंग मैक्रमे। That's so nice of you. अच्छा, मैक्रमे सबसे पहले तो वही आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि यान यानी कि ऊन, यान लाइक टेक्सटाइल यान जो है, जिसमें आप वूल जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल किस्म की एक होती है कस्टमाइज्ड डोरी सी जिसको आप कहते हैं, वो होती है, जो कि मैं खुद ही कस्टमाइज़ करवाती हूँ। वैसे तो आम भी मिल जाती है, लेकिन जो मैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए खुद कस्टमाइज़ करवाती हूँ। और ये बेसिकली जो है वो जो रिसाइकल्ड आप कह रहे हैं ना, निटवेयर जिसको हम कह लें कि यूज्ड मटेरियल होता है, उसको रिसाइकल करके धागे की शक्ल दोबारा देकर तो फिर उससे वो डोरी तैयार होती है। तो ये है कि ये इको फ्रेंडली और वो सस्टेनेबल आर्ट भी आप कह सकते हैं। और फिर ये इट्स ऑल अबाउट नॉट्स, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं नॉट्स की, जिससे हम ये आर्ट क्रिएट करते हैं। जी जी, गांठ बांधना है, लेकिन डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मतलब आगे ऊपर से लेकर आना है, नीचे से लेकर आना है, राइट से लाना है, लेफ्ट से लाना है, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है व्यूअर्स, और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग। जी, असल में इसकी रस्सियाँ क्योंकि मोटी लगती है ना, तो लोग प्रिज्यूम करते हैं कि ओ ये तो ये नहीं किया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसके अगर फ्रेंडशिप ब्रेसलेट भी आपने बनाने हैं तो प्रॉपर टाइम लगता है। अच्छा, इसमें कैसे पड़ गई आप? ये ऐसे हुआ स्टार्ट कि लाइक जैसे मैं आपको अगर शुरू से बताऊं कि जैसे हमारी अम्मियों को शुरू से ही मतलब होता है कि हम लोग वी आर 4 सिस्टर्स। तो अम्मी को ये होता था कि जब बच्चियां पेपर्स वगैरह एग्ज़ाम्स वगैरह दे के फ्री हुई हैं, तो फ्री मतलब फ़ारिग ना रहें, तो उन्होंने कुछ ना कुछ हमारे लिए जो है ना वो चीज़ें इकट्ठी की होती थी कि हमने जो है ना कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई कुछ इस टाइप का। तो मैंने तो खैर इतना नहीं किया, लेकिन बड़ी बहनों को करते हुए देखा, और उस वक्त बचपन में कोई नॉट्स वगैरह उनसे लगानी सीख ली, जो बाय द टाइम लाइक जब कोविड का चल रहा था टाइम, तो उस वक्त जैसे अब सारे जो है वो लॉकडाउन में थे और कुछ भी नहीं था करने को, तो आई स्टार्टेड टू कीप माई सेल्फ बिज़ी। और आहिस्ता आहिस्ता उधर अपने एरिया में 1-2 एग्ज़िबिशन्स हुई जिसमें मैंने डिस्प्ले किया अपना, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तो देन आई स्टार्टेड कि अच्छा चलो कोई एक फेसबुक और इंस्टाग्राम और इस तरह से अपने पेजेस उस पर मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया, और उस पर मुझे लकीली अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया। जो मुझे लगा कि मतलब ये अच्छा है, एक आर्ट है जिसको मैं मतलब एज अ बिज़नेस कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आई स्टार्टेड इंजॉइंग इट। मेरे लिए ये एक थेरेपी बन गया। जब इवन जब कोविड में भी मैं काम कर रही थी, तो मुझे ये लगता था जब मैं आई वाज हैविंग कोविड,
तो मुझे ये था कि जब मैं लेट के थक जाती थी तो मैं उठती थी और नोट्स लगा शुरू नहीं, लेकिन अच्छी बात है ना, कोविड में ज़्यादातर लोग क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो फिजिकल थी और आउटडोर टाइप थी, हाँ तो हर जी। किसी का भट्ठा बैठ गया। जो भी इंसान इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व था उनका वक्त भी ज़रा बेहतर गुजर गया, क्योंकि बात वहीं पे आ जाती है सायरा जी कि टाइम तो गुजरे ना। बीमारी में हाँ जी, बड़ी दफ़ा बिल्कुल। बंदा बिस्तरे में पड़ा होता है, कभी कोई चीज़ टूट जाए, मतलब कोई चोट लगी हुई हो, तो ये एक बड़ी अच्छी और बाय द वे दिमाग को ऑक्यूपाई करने के लिए कितनी अच्छी बिल्कुल। चीज़ है, बच्चों के साथ करने वाली कितनी अच्छी एक्टिविटी है। अगर आपने बिजनेस नहीं भी करनी तो Obviously। लोग निटिंग करते हैं, हाँ क्रोशे जी, करते हैं, ये अपनी भी अपनी अपनी थेरेपी के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। मैं वहाँ पे सबसे पहले चाहूँगी कि हम वॉल पे जो मैम ने बनाए हैं वो दिखा दें, उसके बाद मैं चाहूँगी कि हम वन बाय वन सायरा जी से कहें कि हमें दिखाएं। ये देखिए वॉल पे जो इन्होंने, अब देखिए कितनी खूबसूरत इन्होंने वॉल हैंगिंग्स बनाई हैं, और ये नहीं है कि सिर्फ दीवार पे लगाएं, इसके ऊपर अगर आपने कोई चीज़ें रखनी है, कोई डेकोरेशन पीसेस या कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़, इसी के ऊपर अगर आप प्लांट्स वगैरह रखें जी। तो कितनी एक खूबसूरत किस्म की चीज़ होती है। पिक्चर फ्रेम्स रखते हैं अपनी फैमिली के लोगों की, बेडरूम में लग सकता है, लाउंज में लग सकता है, ड्राइंग रूम में लग सकता है, कहीं पे भी आप इसको। आइए मैम, लेट्स गो टूवर्ड्स वन बाय वन, अब हम आपको दिखाएंगे। मैम यहाँ पे आप मुझे बताएं कि क्या क्या ऑप्शंस, यहाँ पे आपने क्या क्या बनाया है। जी, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कुशन कवर हैं, ये आप, और इसमें यह है कि कस्टमाइजेशन हो जाती है, कलर स्कीम, साइज, एवरीथिंग कैन बी कस्टमाइज्ड। तो वो आपकी अपनी चॉइस पे है कि आपको क्या कलर्स चाहिए। इट्सी बिट्सी आर्ट गैलरी, राइट? यस, ये है आपका Yes. ब्रांड, और आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे भी इनसे जी, रब्ता बिल्कुल, कर क्योंकि सकते मोस्टली हैं। आई वर्क लाइक आई टेक कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स और वो उसी क्योंकि से इतना ही टाइम कंज्यूमिंग और हाथ का काम है कि बना बना के बंदा रखता जाए तो वेस्ट भी वो नहीं करना वो ना। ये होता है कि समटाइम्स कोई एग्जीबिशन करनी हो तो उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको मटेरियल जो है वो रेडी रखना होता है। दिस इज अ शैंडलियर। कितना आप खूबसूरत है व्यूअर्स, हाउ ये ब्यूटीफुल। जी, ये शैंडलियर्स में भी, इसमें भी ये है कि डिफरेंट साइजेस और डिज़ाइंस वगैरह। आप इधर ही जो आप- रहिएगा, मैं इधर जो Sure. बस दिखाना चाह रही हूँ। जैसे मैंने कहा ना, मुझे भी बड़ी खूबसूरत, ये देखें ना, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। अब अगर आपका ज़रा मॉडर्न लुकिंग हाउस है एंड यू वांट टू गो इनटू अ यंगर फंकियर लुक, देन दैट्स अ वेरी कूल थिंग टू गो विद। और ये भी है जिनको आप इनको आप टेबल एज अ ऐसे टेबल लैंप करके भी भी यूज लगा कर सकते सकते हैं, हैं, ऊपर और नीचे करके हैंगिंग आप लैंटर्न्स के तौर पे भी यूज बेड साइड टेबल के तौर पे भी इसको बिल्कुल बेड साइड टेबल पे भी रख सकते हैं। टेबल पे- अच्छा, टेबल यहाँ पे पे भी बहुत रखी सी जा मज़े मज़े की चुनी मुन्नी चीज़ें हैं। अब आपने मुझे बताया कि जुगन ये इसके अंदर आप मोमबत्ती ये भी candle टेबल पे रख के holder, जला हाँ जी। सकते हैं, और और इसमें अगर आप- आपने हैंग करना है तो इसमें आप अपना मनी प्लांट वगैरह, कोई भी वाटर लिली या वो स्पाइडर प्लांट वगैरह, वो भी इसमें बड़ी खूबसूरत लगते हैं लगे हुए। और यहाँ पे ये एक और बात बताऊँ, 1000 दफ़ा आप लोगों को कह चुकी हूँ कि अगर आपने अपनी ब्रीदिंग को बेहतर करना है तो घर के अंदर ऐसे पौधे रखें दैट आर गुड फॉर यू, लाइक स्पाइडर प्लांट्स हो गए, अपने स्नेक प्लांट हो Snake गया, plant। मनी प्लांट हो गया। तो इसके अंदर अगर आप मनी प्लांट्स लगा के डिफरेंट डिफरेंट घर के जगहों में रख देते हैं, बिल्कुल, वो और क्यूट लगते हैं वो, बजाय इसके कि आप सिंपल बॉटल्स में उनको हैंग करें, तो ये they किसी look very के beautiful। बच्ची है, उसका कमरा आप डू अप कर रहे हैं, रूम के और बाहर लटका दें। ये बिल्कुल, ये अभी जो है फैमिली वाइज जो है उसको, लाइक इफ यू हैव 2 daughters, तो ये जो भी फैमिली आपके फैमिली मेंबर्स हैं उस हिसाब से जो है वो कस्टमाइज हो जाता है। अभी ये ड्रीम कैचर्स, ड्रीम ये ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ, जी बिल्कुल, ट्री ऑफ लाइफ है, डिफरेंट कलर्स में हैं। और ये ड्रीम कैचर है, ये भी मैक्रामे ड्रीम कैचर, लाइक टोटली मैक्रामे से ही बना हुआ है। दिस इज सनफ्लावर, सिंपल वॉल हैंगिंग। अच्छा, मैंने कहा शायद पंखा है। नहीं, वो पंखे वाली भी एक चीज़ है हमारे पास, जिसको वो पंखे जो भी देखता है ना वो पहले समझता है कि झूला झूलना है। इधर आ गए, अब वी गॉट मोर कुशन्स आल्सो, जिस तरह वो हाँ एक जी, सेट, वो बेसिकली सेट है, दो set है, बनवाने हाँ हैं जी, आप वो दो कर वो लें। हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ये भी सॉर्ट ऑफ लाइक ड्रीम कैचर है, लेकिन थोड़ा सा उससे उसकी लुक डिफरेंट की है। मैक्रामे आर्ट ट्रेडिशनली व्यूअर्स फ्रेम में ही या इसी तरह से बनाया जाता था, एज एन मतलब फ्रेम से में नहीं, मतलब इसी तरह बनाया जाता था कि डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, हम तो पर्पस के लिए भी उसको यूज कर रहे जी हैं। बिल्कुल, जैसे अब ये कुशन्स हैं Lampshades। या लैम्प शेड्स हैं, Chandelier, like a smaller chandelier, smaller hanging thing। और मोस्टली ये है जैसे डोर रीथ होता है, ये उस तरह से आप अपने डोर पे हैंग कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं इसको। How pretty।
और यहाँ पे और जैसे ये आगे पत्ते बने हुए ये हैं, लीव्स, ये दे लुक वेरी मॉडर्न। दे लुक वेरी मॉडर्न एंड इट्स अ वेरी फर्स्ट नेशंस काइंड ऑफ, जिस तरह अब पहले एबोरिजिनल पीपल्स कहते थे बाहर, तो उनके अक्सर आप इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैंग देखते हैं। आई थिंक आप रिसर्च काफ़ी करती हैं इन चीज़ों पे। जी ऑब्वियसली जब फिर आप इंटरेस्ट हो तो फिर आपको नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। ये भी वॉल हैंगिंग है, काफ़ी इलेबरेट सी, हाँ बट जी। वही वाली चीज़ है ना, आपको तो कहने में आपको क्या धागे लटके हुए हैं, धागे नहीं लटके हुए, बड़ा हैवी काम है। आइए जी, अब हम आपके वर्क स्टेशन पे आ जाते हैं, जहाँ पे आप हमें गाइड करेंगे क्या बनाएंगी क्या। ये भी बाय द वे वॉल हैंगिंग है, जिसको मैं पंखा झलने के तौर पे यूज़ करने के चक्कर, यही वही है ना हाँ जी, जिसकी आप बात जिसकी कर रही मैं थी। बात कर रही थी। अच्छा, जिसकी मैं बाय बात द कर वे, रही थी। बैग्स जी यू कैन मेक ब्यूटीफुल, ओए बिस्मिल्लाह, सॉरी मैम, हाँ That's all right. ये देखो, मॉडर्न बैग्स, स्मॉलर बैग्स, आजकल छोटे छोटे बैग्स इन हैं, आप वो करें, सो मैनी ऑप्शंस व्यूअर्स वेदर यू वांट टू। और ये डेकोरेटिव चीज़ें भी आपने कितनी खूबसूरत बनाई। आज अपने yes, स्टेशन पे sure. आ जाओ। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए ना, आप उन्होंने लकड़ी को एक नेचुरल मटेरियल, वो एक बड़ी नेचुरल किस्म की चीज़ बनी है, राइट? बिल्कुल, बिकॉज वो- ये वो मटेरियल भी because I नेचुरल am- है, मुझे ये भी like, नेचुरल है। वुड से और ये बार्क से मैंने काफ़ी इसमें भी जो है वो की हैं चीज़ें, वो बड़ी अट्रैक्ट करती थी। तो मुझे लगा कि इसको किस तरह से मैं अपने आर्ट में किस तरह से यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो मुझे फिर ये इस तरह के पीसीज जो भी मिलते हैं तो मैं फिर उनको जैसे कि फ्रेंडशिप बैंड्स हो गए, बड़े खूबसूरत ब्रेसलेट्स टाइप, की चेन्स हो गई, इयररिंग्स बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, इट्स जस्ट अबाउट। अच्छा, आज आप हमें बनाना क्या सिखाएंगे? आज जो क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं कुछ तो थोड़ा सा मैं काम करके लाई हूँ। ये जी मिरर ये भी देखिए, है। हमारे प्यारे प्यारे कैमरामैन भी आपको नज़र आ रहे हैं। मैं एंगल ऐसा बना रही हूँ, कोई नज़र आ जाए, डरावना सा एक बंदा। अच्छा नहीं, कोई नहीं नज़र आया। अच्छा चलिए, हमारा शीशा। इसमें ये है कि ये प्लांट हैंगर है। ये मैं कुछ थोड़ा सा घर से इसको स्टार्ट करके आई थी कि मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करूँगी और आपको इसको पॉट रख के इसको डिस्प्ले करके दिखाऊंगी। इसको डिस्प्ले करके जी, दिखाएंगे। बिल्कुल। चलिए, अब आप अपना काम कर लें। Sure. हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद बिरयानी भी आपको दिखानी है, और एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हमारे साथ है, हाई अचीवर, उनसे मुलाकात करेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। अरे आप आ गए, मैं तो बड़े नदीदे अंदाज में भूखों की तरह, मुझे कहता भूखों की तरह देख रही थी। क्योंकि देखिए ना, आई एम अ पुलाव लवर, आई एम अ पुलाव लवर, और आई एम नॉट अ बिरयानी लवर, और सारे ही आजकल बिरयानी बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो पुलाव में कोई वेरिएशन नहीं करता, बिरयानी की टिक्का बिरयानी, फलाना बिरयानी, तो ऐसे बिरयानी। तो जो खाना है वो बिल्कुल रेडी है। आज हमने चिकन मलाई बोटी पुलाव बनाया है, जिसको मैंने टमाटर की चटनी और रायता और साथ सैलेड के साथ सर्व किया है। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, Thank you. थैंक यू बेटे। जहाँ पे हम ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटीफुल चीज़ें मेरे इर्द गिर्द, और एक बड़े ही हैंडसम यंग मैन, हमारे छोटे भाई, बहुत ही प्यारे से फुरकान अहमद हमारे साथ हैं। इनके मुस्कुराते चेहरे पे मत जाएं, क्योंकि जब इनको एक्शन लेना पड़ता है तो तब इनको देख के बंदा डर भी जाता है। अच्छा, ज़रा बता दूँ ना कि क्यों। हमारी पाकिस्तान पुलिस फोर्स के नेशनल रेसलर आज हमारे साथ हैं। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में माशाल्लाह 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके आए हैं, और क्योंकि ये कंपटीशन जुलाई में ही हुआ अलाबामा में इन द यूएस, ऑब्वियसली फुरकान अहमद को ख्याल नहीं आया कि यार मैं अपनी जुगन आपी को भी पूछ लेता हूँ कि आपी जान आपने भी जाना है, अपने साथ दूसरे लोगों को ले गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो प्यारे भाई? ऑल गुड जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बीइंग अ पार्ट ऑफ द पुलिस फोर्स। जिस तरीके से हमारी पुलिस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी ट्रैफिक पुलिस, ये सारे लोग हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी मुल्क की दिफा के लिए एफर्ट्स करते हैं, सलाम पेश करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो सबसे पहले ये, मजाक शजाक बाकी चीज़ें अपनी जगह। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का क्यों और कैसे फ़ैसला लिया, और फिर रेसलिंग की तरफ कैसे निकल गए साथ साथ, ये क्या माजरा है? रेसलिंग तो हमारा ख़ानदानी चलता आ रहा है अबाव अजदाद से। ग्रैंड फादर वाज यूज्ड टू बी अ रुस्तम ज़मा, माशाल्लाह। उसके बाद फिर कज़न्स रुस्तम पाको हिंद, ये वगैरह चलता रह गया। उसके बाद फिर मैं आ गया, फिर मैंने वर्ल्ड के टाइटल्स ले लिए, पाकिस्तान के टाइटल्स ले लिए। पुलिस असल में कोई शौक़ नहीं था, तैयारी CSS की कर रहे थे, और पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर लिया और पुलिस में आ गए। जब पुलिस में आए
तो पता चला पुलिस कितनी मज़ेदार चीज़ है, फिर पुलिस से मोहब्बत हो गई। बिल्कुल। पहले नहीं पता था कि पुलिस भी कोई डिपार्टमेंट होता है। देखिए, अच्छी बात है कि आप एक्नॉलेज करें कि भाई एक जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ को स्टार्ट किया, और जब वो किया तो एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है। बड़ी खिदमत करनी पड़ती है लोगों की, इतने दुख दर्द हैं लोगों के, जो कि आप क्या कहते हैं, वो उनकी बात भी खाली सुन लें तो वो रिलैक्स हो जाते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर ने मेरी बात सुन ली। मैं कल ना परसों हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ से जब जा रही थी, हमारी पेशेंट थे एडमिट, तो जब हम निकल रहे थे वहाँ से, तो जब मैं जा रही थी तो एक औरत थी नर्स, उसने कहा कि आप ही दुआओं में याद रखना। मैंने कहा आप जैसे लोगों को इसलिए दुआओं की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो लोग अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, रब ताला उनके लिए नेचुरली आसानी पैदा करते हैं। राइट सारा जी? बिल्कुल सही। और ये वही वाली बात है ना कि जब हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। अब मुझे पता है कि अनफॉर्चुनेटली मीडिया और डिफरेंट जगहों पे नेगेटिव पोर्ट्रे कर करके पुलिस को बिला वजह उनकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की। जिस तरह सास बहू वाला मामला, कितनी सासों और बहुओं में मसले हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूपिड और या गलत पोर्ट्रेयल। तो बात यह है कि हमारी पुलिस फोर्स बहुत एफर्ट्स करती है, और स्पेशली अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो आउट ऑफ द वे जाके बच्चों ने मिल के पुलिस के जो हैं उन्होंने हमारे मुल्क को ना सिर्फ डिफेंड किया लेकिन हमारे मुल्क का नाम रोशन भी किया। तो अब मुझे ये बताओ कि बट पुलिस में जब आए तो फैमिली की रिएक्शन क्या थी? अब्बू फुल नाराज़, वाइफ को पता चला फुल नाराज़ कि भाई जो काम कर रहे हो रेसलिंग का वही करो, अपने काम पे फोकस करो। ऐसी है। तो ये अब वो पैशन भी साथ हो गया, क्रेज़ भी साथ हो गया, पुलिस दोनों, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें थी ना। तो वो फिर ऑन ड्यूटी फिर कहते हैं तुम एक एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों कर रहे हो, तुम जब पुलिस में आ गए पुलिस करो, वाई रेसलिंग। मैंने कहा ये मेरी हॉबी है, ये मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है। ये तो मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ। और बात ये कि पुलिस का काम भी पाकिस्तान के लिए, डेफिनेटली। तो आप अपनी तो जन्नत यहीं पे कमा रहे हैं, ऐसी है। तो हम क्यों घर वालों की अल्लाह करे बस कबूल हो जाइए अली जन्नत। आमीन आमीन। देखो फ़रहान, आप मेरे से उम्र में काफ़ी छोटे हो, इसलिए अगर बेटा कहती हूँ तो बुरा ना बनाना। मेरा तो भाई मेरे से साल छोटा, मेरे लिए वो भी बेटा ही है। सो बात ये कि बेटे देखो, आपकी नीयत साफ है ना, ऐसी और आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप कामयाब नहीं होंगे। और माशाल्लाह US, मंगोलिया जैसी कंट्रीज़, और मंगोलिया जैसी कंट्रीज़ के आपने बड़े स्ट्रॉन्ग रेसलर्स को फेस भी किया अभी रिसेंटली। तो मुझे ये बताओ कि पहले क्या होता रहा और आजकल क्या हो रहा है। पहले ये बताओ कि फिर कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, कहाँ कहाँ पे गए, फेवरेट कोई ऐसी जगहें जहाँ पे बड़ा इंजॉय करके आए हो साथ साथ? मैंने पाकिस्तान रेसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, रेसलिंग मेरी हॉबी रही है, इसी पे ट्रैवल किया है। 100 से ज़्यादा ममालिक हैं जिसमें मैं खेल चुका हूँ माशाल्लाह। 20 साल हो गए मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और रेसलिंग के मुकाबले दुनिया जहान में खेल रहा हूँ। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ मुझे पसंद है वो मतलब रशिया बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, रशिया मतलब बड़ा नीट एंड क्लीन, बड़ा खूबसूरत। ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है, उधर compete करने का बड़ा मज़ा आया। उथे पहुँचना आप फिर ये जो जर्नी है, इट्स नॉट एन ईजी क्योंकि जर्नी। हम दो कोनों पे है ना, ऑस्ट्रेलिया उस पासे थे, ऐसी इस पासे, उधर पहुँचते पहुँचते मेज निकल जाती है। ऐसी है, तो ये बड़ी लंबी जर्नीज हैं। इवन कि जब मैं USA खेलने गया हूँ वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, तो 3 दिन की मुसाफत तय करके वहाँ पहुँचा हूँ और नेक्स्ट डे मुझे compete करना था। अच्छा, उस एक्सपीरियंस के बारे में फिर बताओ। देखो, बहुत से मेडल्स और अवार्ड्स तो जीत चुके हो, लेकिन अब जो सबसे रीसेंट है, जो रीज़न है आपको बुलाने का, आपको आपकी दाद देने का, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में बताओ। ये जर्नी इस वजह से रिमेंबर है क्योंकि ना जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उससे 2 दिन पहले इसराइल और ईरान की जंग लग गई और ईरान ने ना कतर की तरफ मिसाइल दाग दिए। अब वो दागे तो वो फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया। अब मैं अल्लाह मियाँ से दुआ कर रहा हूँ कि किसी तरह मैं पाकिस्तान से ट्रैवल कर गया हूँ, मैं दोहा में बैठा हूँ। 3 दिन लग गए मुझे इस वजह से USA पहुँचने में। जब वहाँ पहुँचा फिर आगे मेरी अगली फ़्लाइट, और ये करते कराते 3, साढ़े 3, 4 दिन में मैं कंपटीशन पे पहुँचा और पहुँचते ही मुझे आगे अरीना में उतरना पड़ गया। मुझे मतलब इतना गंदा जेट लैग कि कमर ही सीधी नहीं हो रही। वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, इतने लंबे सफ़र के बाद बंदा 6 घंटे 8 घंटे सफ़र करता है तो कमर रह जाती है, और अब 3 दिन कभी आप कहीं हैं कभी आप कहीं हैं, और बार बार, और एक वो व्यूअर्स एंग्जाइटी। मुझे याद है मेरा बेटा दोहा में स्टक हो गया था जब पाकिस्तान वाला वो पूरा मामला हुआ था फ्यू मंथ्स अगो। वो कनाडा से आ रहा था अपनी यूनिवर्सिटी का, मतलब उसका सेमेस्टर मुक गया था, तो गर्मियों की छुट्टियों में वो फंस गया। 4 दिन मेरा बच्चा जो है वो वहाँ पे था और मैं इस घबराहट में थी, और वो जब पहुँचा है तो इवन दो वो सिर्फ 2.5 घंटे का फासला था, 2 दिन वो बेचारा बच्चा सोया है। ऐसी है, क्योंकि टेंशन होती है ना, आप किस तरह करें। मेंटली फिजिकल इससे ज़्यादा मेंटली जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। एयरपोर्ट्स का सफ़र, जहाज़ का सफ़र बहुत थका देता है। अच्छा, हो गया
पहुंच गए, अरीना में आ गए, अब क्या हुआ? पहुंचे वहाँ पे भी मैंने ना कोई शावर ना कुछ, सीधा रेसलिंग किट उठाई और रेसलिंग अरीना में पहुंच गया। पता चला वेइन है, वेइन के बाद कंपटीशन है और सीधा जाके नहीं मैदान तो जंग में वेन हम में तो प्रॉब्लम नहीं होती। आप देखो जब आप ट्रैवल करते हो तो जिस्म ब्लोट करता है, स्वेल करता है आपका। कुछ किलो, कुछ लोगों का 2.5-3 किलो भी वजन बढ़ जाता है, कुछ का कम हो जाता है, कम ऐसी है। होता है, बट बेसिकली तो डिहाइड्रेशन की वजह से स्वेलिंग ही होती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि पहलवान का ऐसा है कि अगर उसने रेस्ट नहीं किया ना, रेस्ट किए बगैर जाके वो इट कैन नॉट परफॉर्म वेल। उतरे वेइन कराया और सीधा आपका मसल फटीग में चला जाता है। डेफिनेटली वो मसल्स टूट जाते हैं, इंजरी के बड़े खदशे होते हैं। खैर वहाँ पहुँचा, वो पहुँचते ही वेइन हुआ, वेइन के बाद कंपटीशन शुरू हो गए। कुदरती दुनिया के टफ जो फाइटर्स थे, रेसलर्स थे, वो मेरे वेट कैटेगरी में आ गए। हाय हाय। मंगोलिया, आपको पता है सारे मंगोल, वो आप खाली देख लें आपको दहशत आ जाती है। और उनकी बॉडी माशाल्लाह बड़ी सॉलिड होती है, ऐसी है। खवातीन मर्द दोनों। हाँ। मैंने कहा इस दफ़ा पता नहीं पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएंगे नहीं, लेकिन मैंने कहा जज्बे से लड़ना है। कोई नहीं, अब थक गया तो थक गया, जो भी है अब परफॉर्म करना है, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। ये जी पहली फाइट मंगोलिया से ही, उसको जीता। दूसरी फाइट आई यूएसए से। यूएसए आपको पता है उनकी तो पूरी 500 बंदे का कंटीजेंट खड़ा था, उनके होस्ट कंट्री में हो रहा था। और ये तो 500 वहाँ कंजेंटेड खड़ा हुआ है, वहाँ पे जो उनकी तैयारी होती है हर चीज़ के लिए। देखिए व्यूअर्स, अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि जब हम इस तरह के ममालिक से के अगेंस्ट जाते हैं तो इनके पास फैसिलिटीज़ बहुत है। देखिए ना, हम तो एक डेवलपिंग नेशन है, हम अभी भी काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। हमारे पास वो वाले जिस तरह उनकी फेडरेशंस होती है, हमारी फेडरेशंस तो नहीं होती। नो डाउट, हमारे पास नहीं है उस किस्म की, और ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने लड़ना था 97 वेट कैटेगरी में, लेकिन कोई टाइम ही नहीं मिला। कोई टाइम ही नहीं मिला कि वज़न कम करूं, इसको 3 किलो को वो कम ही नहीं कर सका। मुझे फिर 130 में लड़ना पड़ा। अब मेरा 30 किलो वज़न जो था कम था। अब मैं उनके सामने ऐसे बच्चा सा लग रहा था। अब मैंने कहा इनको पकड़ूं कैसे। वज़न आपको पता है बड़ा मैटर करता है, पहलवानी में बड़ा मैटर करता है। इसीलिए तो आपको एक सर्टेन वेट पे होना होता है, वरना हर बंदा अपने आप को सिंगल पसली ना बना ले। डेफिनेटली। अब मैं उनके आगे ऐसे ना बलूंगड़ा सा लग रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, यार, लेकिन बलूंगड़े का फायदा भी होता है। एंज भी निकल जाते थे, एंज भी निकल जाते थे, एंज भी निकल जाते थे, एंज भी निकल जाते। मेरा एक बलूंगड़ा है ना घर पे, हसन नाम का, 8 साल का, वो हर पासे पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक। तो इसी का हमने फ़ायदा उठाया। बलूंगड़ा ने इसका। यस। वो उसको मैंने फिर उनका वाया बड़ा था, मेरा छोटा था, तो मैंने वो बीच में से निकल के मेडल तक पहुंच गया। माशाल्लाह। इट वाज टफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात सच बताओ, अगर वो वेट कैटेगरी वाली चीज़ सीधी हो जाती, जैसे कि अगर, क्योंकि अगर मैंने आपको कहा ना बॉडी स्वेल करती है व्यूअर्स, अगर ये स्वोलन ना होते तो मैंने कहा ना 2.5-3 किलो तो आपका वैसे ही बढ़ जाता है। जहाज, ट्रैवलिंग, नींद नहीं पूरी, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ नींद पूरी करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रैवल में ख़राब हो जाती हैं। अगर आप उस कैटेगरी में 97 वाली में आ जाते तो उसमें तो गोल्ड पक्का था ना, ऑब्वियस था, उसमें तो कोई मसला नहीं था। आई ट्रेन्ड फॉर दैट कंपटीशन। आपने एक्चुअली तैयारी तो उसी की थी। यस। लेकिन ये सिस्टम हम सारा, पहलवान मतलब जब भी कंपटीशन करने जाते हैं ना, ये नहीं होता कि हम पूरा वजन रख के जाते हैं। हम 4-5 किलो ऊपर ही रखते हैं ताकि डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो। हम कंपटीशन से या वेइन से एक दिन पहले अपना वजन अपने जिस्म से ना एक्सक्रीट करते हैं पानी को। उसके तरीके बहुत से होते हैं। यस, वो करके फिर compete करके दोबारा हम उसको वो कर लेते हैं, अदरवाइज वो एनर्जी खत्म हो जाती है। तो मुझे ये बताओ कि अब यहाँ से आगे का क्या प्लान है? आगे मेरा नेक्स्ट कंपटीशन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है मंगोलिया। कब? ये अभी मेरी 29 को फ्लाइट है। जुलाई। ओह गॉड। तो अब वो किस कैटेगरी में करोगे? वो मैं इंशाल्लाह आपको गोल्ड, और इंशाल्लाह हम इसी प्रोग्राम में दोबारा बैठेंगे। 97 ये ब्रॉन्ज के साथ हम गोल्ड रखेंगे। अच्छा, तो मेरे व्यूअर्स को क्या पैगाम दोगे, बीइंग वन ऑफ दोज पीपल जो पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं और पार्ट ऑफ द पुलिस फोर्स, यूथ को, यंग लोगों को क्या गाइडेंस है? देखो 20 साल से ये काम कर रहे हो, पूरी दुनिया घूम चुके हो। ऐसी है जी। वर्क हार्ड, मतलब आप डेडिकेटेड होके काम करें, मेहनत करें, किसी भी शोबे में करें, लेकिन साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, मैं नहीं कहता हर किसी ने पहलवान बनना है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। और ये जो गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, ये इस दुनिया से ज़रा निकल आएँ, इससे हट के भी एक दुनिया है। ग्राउंड्स में जाएं, क्योंकि जब आप ग्राउंड्स में जाएंगे, खेलों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपको हारना सिखाते हैं। तो जब आप हारते हैं तो आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन आ जाती है, आप स्ट्रगल करते हैं और मेहनत करते हैं कि किस तरह मैंने अचीव करना है। तो वर्क हार्ड, डेडिकेशन के साथ, बी पॉजिटिव। बाकी अल्लाह ताला मालिक है, आप लोगों को एक अच्छे मकाम तक पहुंचा देगा। ज़रा हमारा ब्रॉन्ज मेडल दिखा तो दो। वैसे ये दो देखो ना, हमारे 2 ब्रॉन्ज मेडल्स माशाल्लाह। ये 2 मेडल्स हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह एक- भाई क्या बात है, ऑसम, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे, आमीन। और इंशाल्लाह मंगोलिया गोल्ड मेडल पक्का, इंशाल्लाह और फिर प्रोग्राम इंशाल्लाह पक्की बात, पक्की बात। डन। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैडम आपका काम कहाँ पहुँचा? इट्स ऑलमोस्ट डन। ये है प्लांट हैंगर जो आई वाज यहाँ पे मेकिंग। आते, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, ये लाइए। ये है जी, ये देखिए जी, ये रियल प्लांट है, बाय द वे दिस नॉट अ प्लास्टिक प्लांट व्यूअर्स, और ये जी। स्नेक प्लांट है मेरे ख्याल से, जी, राइट, छोटा बिल्कुल। स्नेक प्लांट है। अब ये अगर आप अपने बेडरूम में लगा के हैंग कर देते हैं तो मुझे बताएं व्यूअर्स, इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या है? ब्यूटीफुल आपकी डेकोरेटिव चीज़ भी आ गई और वो भी आ गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई जस्ट वांट टू ऐड कि थैंक यू BTV, थैंक यू आपका और नईमा आपा का जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आने की। थैंक यू, खुश रहो, आबाद रहो, और व्यूअर्स हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। सायरा जी के पेज को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आई वांट टू ऐड कि मैं वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करवाती हूँ, private सिखाती भी हो। जी बिल्कुल सिखाती हूँ। बिल्कुल सही। तो प्राइवेट भी और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भी, NCA में भी मैंने वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई हैं और मशगले। तो फिर एक दिन हम ये करेंगे कि आपको बुलाएंगे और आप मुझे सिखाएंगी कुछ बनाना, जरूर, और why हम not, गप्पे भी why लगाएंगे not? और साथ साथ हम चीजें भी बनाएंगे। बिल्कुल डन हो गया? बिल्कुल डन हो गया। Thank you so much, आई होप भाईजान। कि आपको एंजॉय करें और आप ज़रूर सीखें। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा आप इसको जो है ना वो जब आपको आ जाएगा तो यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। ऑसम व्यूअर्स, हमें दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।